हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है न्याय, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अभी उषा की रेशमी लाल साड़ी प्रत्यक्ष हो रही है। भास्कर मुख अपर प्रांत की ओर है। केवल केशों की सघन व्योम नीलिमा इधर से स्पष्ट। मुख का मृदु स्पर्श प्रकाश लघुतम तूली जैसे पर दिगंत शोभा से उतरकर तंद्रा से अलस जीवों को जगा रहा है। खिली अमलतास की हेमांगी शाखाएं तरुणी बालिकाओं सी स्वागत के लिए सजकर खड़ी है। पवन पुनः पुनः उषा का दर्शन शुभमधुर संदेश दे रहा है। निबिड़ नीड़ाश्रय से विहंग प्रभाती गा रहे हैं। इस सुख के समय गोमती तट से क्षिप्रगति दो एक भ्रमणशील शिक्षित युवक शंका को लौटते हुए देख पड़ते हैं, जैसे शीघ्र घर लौटकर भ्रमण के लिए जाने का सत्य भी छिपाना चाहते हों। भय और उद्वेग का अशुभ कारण कोई किसी से नहीं कह रहा। उसी रास्ते के दूसरी ओर वकील लाला महेश्वरी प्रसाद रहते हैं। रोज सुबह उसी रास्ते घड़ी और छड़ी लेकर टहलने जाते हैं। उधर चले तो लौटने वाले एक अजाने आदमी को देखकर मन में चौंके। उससे घबराकर चलने का कारण डरते डरते पूछा। उत्तर में संभल कर उसने कहा, आपको भ्रम हो रहा है। मैं घबराने क्यों लगा? फिर अपना रास्ता नापा। वकील महेश्वरी प्रसाद आगे बढ़े। गोमती के किनारे कुछ दूर जाने पर एक बड़ी करुण आवाज आई, भैया मुझे निकाल लो। 3 आदमी सुन सुनकर चले गए। दया करो, मैं आप नहीं निकल सकता, जख्मी हूं। रात को मारकर डाल दिया है बदमाशों ने। वकील साहब के कलेजे में हुक्सी लगी। उल्टे पैर भगे। उनका बंगला पास ही था। रास्ता छोड़कर खेतों से दौड़े। एक दूसरे बंगले से एक युवक उनकी चाल देखकर हंस रहा था। हाथ के इशारे से वकील साहब ने उसे पास बुलाया। युवक चला गया। घबराए हुए गोमती की तरफ उंगली उठाकर वकील साहब ने कहा, वहां जाओ, देखो, कहकर बंगले की तरफ बढ़े। युवक गोमती की तरफ गया। घायल की दशा देखकर युवक को दया आ गई। उसके सीने में दोनों तरफ से छुरा भोंका गया था। गोमती के प्रवाह से देह का तमाम खून बह गया था, पर वो साधारण मनुष्य से ज्यादा सचेत था। आवाज ज्यादा साफ। वीर कर्तव्य की ओर देखता है, काल्पनिक भविष्य विपत्ति की ओर नहीं। उस घायल की रक्षा के लिए उसके विशाल हृदय में सहानुभूति पैदा हुई। व्यायाम से कसी बाहें अपनी ही शक्ति से वासस्थल तक ले जाने को फड़कने लगी। आंखों ने अपने भाई को देखा। एक हाथ जांघों से, एक गर्दन से निकालकर अनायास युवक उसे अपने डेरे को ले चला। जल से निकलकर ही घावों की पीड़ा से घायल चीत्कार करने लगा। नजदीक ही युवक का डेरा था। अपने बिस्तरे पर ले जाकर लेटा दिया। कपड़े की रगड़ से पीड़ा बढ़ रही थी। घायल ने उतार देने के लिए कहा। संभालकर युवक ने एक एक कपड़े उतार दिए। फिर कागज लेकर उसके बयान लिखने लगा। घायल को बेहोशी आ रही थी। कहते कहते भूल जाता था। कुछ असंबद्ध उक्तियां युवक ने लिख ली। घायल मूर्छित हो गया। 2 युवक व्यग्रता से निश्चय न कर सका कि क्या करें। पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाएं या अस्पताल ले जाएं। घायल की प्रति मुहूर्त बढ़ती हुई बुरी हालत एक बार उसे थाने की ओर ढकेलती, फिर अस्पताल की ओर। अंत में अस्पताल ले जाने का ही निश्चय किया। पास एक रईस रहते थे। उनके यहां जाकर उसने कुल किस्सा बयान किया और उनकी मोटर मांगी। उन्होंने घड़ी देखकर कहा, सिर्फ 6 मिनट समय रह गया है, हमें डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जाना है। कहकर निगाह फेर ली। एक बार उनकी तरफ देखकर युवक अपने कमरे में चला आया। उस बंगले में 3 से 4 भले आदमी किराए पर रहते थे। जब घायल को लेकर युवक आया था, तब थे। घायल के मौन होते ही सब लोग उसकी सांसों से जागृत बंगले के शरीर से स्वप्न की तरह अदृश्य हो गए। घबराया हुआ युवक रास्ते पर आकर खड़ा हुआ। एक खाली तांगा सवारी छोड़कर कार्लटन होटल से निकला।
कुछ हाल न कहकर युवक ने तांगा बुला लिया। बंगले जाकर तांगे वाला जख्मी को देखते ही बिगड़ कर बोला, आप हमें फंसाना चाहते हैं? ये रास्ते भर को भी तो न होगा। कहकर उसने अपना तांगा बढ़ाया। युवक को काट मार गया। कुछ देर खड़ा कवियों के स्वर्ग तुल्य, अप्सराओं के नूपुरों से मुखर इस मनोहर संसार को भावना की अचपल दृष्टि से देखता रहा। फिर घायल के पास गया। देखा, सब खेल खत्म हो चुका है। सांस देखी, नाड़ी देखी, कहीं से भी उसके अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिल रहा है। सूख गया। सिर्फ उसका नौकर मालिक की आज्ञा पूर्ति के लिए मुस्तैद उसकी तरफ देख रहा था। हताश होकर युवक कुर्सी पर बैठ गया। एक चिट्ठी लिखकर नौकर से वसंत आवाज दे आने के लिए कहा। नौकर चिट्ठी लेकर गया। युवक थाने की ओर चला। 3 रिपोर्ट अधूरी और ऐसी थी कि साथ साथ दारोगाजी की तहकीकात की जरूरत हुई। वो युवक के साथ हो लिए। बंगले पहुंचकर देखा, एक लाश पलंग पर पड़ी है। सीने में दोनों तरफ से छुरे की तरह कोई अस्त्र भोंका गया है। पूरी मुस्तैदी से गोमती तट, मृतक के लेटने की विधि आदि की परीक्षा कर निर्भय निश्चिंत होकर दारोगाजी कुर्सी पर बैठ गए और गंभीर प्रभावोत्पादक स्वर से पुनः पूछने और बयान लिखने लगे। आपने इसे कहाँ देखा है? एक बार कह चुका हूं। आप वहां कैसे गए? मुझसे वकील बाबू महेश्वरी प्रसाद ने कहा, वो उस तरफ वाले बंगले में रहते हैं। थानेदार साहब ने बाबू महेश्वरी प्रसाद को कारण बताकर ले आने के लिए एक कांस्टेबल को भेज दिया। फिर आपने क्या किया? मैं इसे उठा लाया। ये निकाल लेने के लिए मुझे देखते ही पुकार कर कहने लगा था। आप कैसे ले आए? बाहों पर उठाकर। दारोगाजी ने एक बार युवक के पुष्ट शरीर की ओर देखा। फिर आपने क्या किया? इसके कहने पर कपड़े उतारे। फिर पूछ पूछ कर बयान लिखने लगा। दिखलाइए वो कागज। युवक ने कागज दे दिया। पढ़कर थानेदार साहब जामे से बाहर हो गए। डांटकर कहा, यह कोई बयान है? नाम है कृष्णाचरण, कृष्णचरण। बस बाप का नाम? कौम? कौम के लिए मैं पूछ रहा था। पर वो बोल नहीं सका। पूरे संदेह की दृष्टि से थानेदार साहब ने युवक को देखा। व्यंग्य करते हुए बोले, आप जब गए थे तब पानी में डूबा हुआ ये साफ आवाज निकाल रहा था, पर आपके यहां आते ही इसकी जुबान में ताला पड़ गया। युवक ने भी व्यंग्य किया, जी हां, जब यहां मरा रखा है तो वहां भी क्यों न मरा रखा होगा। क्रूर दृष्टि से थानेदार साहब ने युवक को घूरा। कहा, और चौक से आ, इसके क्या मानी? ये मैं क्या बताऊं? मैंने पूछा था, वो सवाल ऊपर लिखा हुआ, तुम कैसे मारे गए? तो चौक से आ कहकर चुप हो गया। फिर किसने मारा? मैंने मारा। मैं क्या बला है? युवक थानेदार साहब की स्वक्तोक्ति सुनकर मन ही मन भारतवर्ष की पुलिस के साथ वलायत की पुलिस को मिला रहा था। इसी समय सिपाही बाबू महेश्वरी प्रसाद के यहां से संवाद लेकर लौटा। दारोगाजी से कहा, बाबू महेश्वरी प्रसाद बंगले में नहीं। उनके नौकर ने कहा है, कल अदालत से लौटकर शाम वाली गाड़ी से वकील साहब घर गए हैं। थानेदार साहब की शंका बढ़ गई, पर रह रहकर सोच रहे थे, इसने वकील साहब का नाम क्यों लिया? समाधान करते थे, मुमकिन किसी दुश्मन पर होने वाली वारदात के लिए वकील ने पहले से कह रखा हो कि हम ऐसा कह देंगे तो तुम छुट जाओगे। निश्चय किया, ये जैसा तगड़ा है, ये अकेला भी इसे मार सकता है। मन में विश्वास भर गया, इसलिए स्वर भी शंका के बाद निश्चय में बदल गया। मृतक के कपड़ों की जांच करते हुए दारोगाजी को जेब में जनेऊ मिला। निश्चय पर जोर पड़ा, ये जनेऊ छिपाया गया है। पूछा, ये जनेऊ किसने निकाला? मुझे नहीं मालूम। दारोगाजी ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर आपको क्या मालूम है? युवक क्रोध से चुप हो गया। दारोगाजी ने पूछा, आपने फिर क्या किया? युवक ने सोचा, अब मोटर वाली बात कहता हूं तो संभव है मोटर मालिक वकील साहब की तरह उस समय मौजूद न रहें। फिर कहा, फिर अस्पताल ले जाने के लिए रास्ते से एक तांगा ले आया, पर तांगे वाले ने ले जाना मंजूर न किया। वो कितने नंबर का तांगा था? जमकर दारोगाजी ने पूछा। मुझे मालूम तो था नहीं कि आप नंबर पूछेंगे।
दारोगाजी गौर करने लगे। युवक दोषी है ऐसा प्रमाण तो न था, पर निर्दोष है ऐसा भी प्रमाण न था, बल्कि एक झूठ साबित हो चुकी है। ऐसी हालत में संदेह को ही श्रेय देना उचित है। हत्या का एक विश्वसनीय कारण पुलिस को दिखाना पड़ता है यदि प्रमाण अप्राप्त रह गया। थाने में रिपोर्ट लिखाने के समय युवक नामधाम आदि लिखा चुका था, पर इस समय दारोगाजी ने फिर उससे कुछ ऐसे प्रश्न किए। वो कौन है? इस प्रश्न का बहुत ही संक्षिप्त उत्तर सभ्यता के विचार से ह्रस्व स्वरों में उसने दिया। अतः उसकी स्थिति का भी कोई प्रभाव थानेदार साहब पर न पड़ा। फिर पढ़े लिखे युवकों द्वारा हुई हत्या के कारण है भी, कुछ ऐसा इसमें भी रहस्य संभव है। सोच विचार कर दारोगाजी पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने लगे। इस संबंध से अपने को बिल्कुल अनभिज्ञ बतलाने वाले कुछ पंच भी मिले। इसी समय सिपाहियों की ओर थानेदार साहब ने एक इशारा किया। सिपाही युवक को चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे। इशारा पाकर बांध लिया। पंच डरे हुए, काम के बहाने चलने को हुए। लाश की हालत और कि युवक के कमरे की चीजें लिखकर पंचों के दस्तखत करा ताला लगा दिया गया। युवक ने शून्य दृष्टि से एक बार थानेदार साहब को, फिर आकाश की ओर देखा। हत्या का करण और कारण साथ लेकर थानेदार साहब थाने के लिए रवाना हुए। 4 थाने पहुंचे ही थे कि तांगे से उतरकर 21-22 साल की एक सुंदरी दारोगाजी की कुर्सी की ओर बढ़ती नजर आई। केशवेश अत्यंत आधुनिक, चालढाल संकोच से सोलहो आने रहित। दारोगा जी को रास्ते छोड़कर थाने में ऐसा चमत्कार नहीं देख पड़ा। युवती सीधे दारोगाजी के सामने जा उन्हीं से पूछने लगी, मुझे थाने के इंचार्ज दारोगाजी से सख्त जरूरत है, क्या आप बतला सकेंगे वह कहां मिल सकते हैं? हां, फरमाइए। अच्छा, आप हैं? पोशीदा बातचीत है। युवती मुस्कराई। थानेदार साहब ने एकांत कर लिया। साग्रह देखते हुए दारोगाजी से युवती ने कहा, आपने राजीव को गिरफ्तार किया है, पर वो बेकसूर है। कोई सबूत तो नहीं। मैं गोमती किनारे से टहलती हुई आ रही थी। वकील महेश्वरी प्रसाद राजीव को उधर जाकर देखने के लिए कह रहे थे और खुद डरे हुए कमरे की तरफ जा रहे थे। कुछ सोचकर दारोगाजी ने कहा, वो कल शाम को घर चले गए हैं, उनके नौकर से मालूम हुआ। अच्छा, सुनिए, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे पास 30 गवाह है, लेडीज और जेंटलमैन। अदालत में आपको मालूम हो जाएगा। 9:30 बजे रात को कल मैं अपनी 3 सखियों और 2 मित्रों के साथ छतर मंजिल की तरफ से आ रही थी। एक आदमी हम लोगों को देखकर भगा। हमें शक हुआ। हमारे साथ के मित्रों ने दौड़कर उसे पकड़ा। उसकी कमर में 700 रुपए थे। कुर्ता नहीं पहने था। अब मालूम होता है खून के धब्बों की वजह से कुर्ता कहीं फेंक दिया था। वही खूनी रहा होगा। मेरे मित्र बदमाश समझकर यहां ले आए। आपका नाम लेकर कहते थे कि दारोगाजी ने देखकर उसे पहचान लिया। वो चौक का भागा हुआ बदमाश मेहताब अली था। जान पड़ता है आपने उसे छोड़ दिया। अच्छा, देखा जाएगा, कहकर लापरवाही से युवती उठी। दारोगाजी सूख गए। घबराकर बोले, ये सरासर झूठ है। चलती हुई युवती बोली, आपके इस मुकदमे की तरह अदालत में यह भी सच साबित हो सकता है, मगर हां, तब आपके सबूत से यह ज्यादा सही साबित होगा। एडी के बल जरा लौटकर युवती बोली, और बहुत सी बातें हैं। आपने जिसे गिरफ्तार किया है, आप जानते नहीं ये कितनी बड़ी इज्जत का आदमी है। युवती फिर बढ़ी तो दारोगाजी ने बड़े विनयपूर्ण शब्दों से बुलाया। युवती लौट पड़ी। पास आने पर पूछा, ये आपके कोई होते हैं? मेरे कोई होते तो मेरे यहां आने की जरूरत क्या थी? इस अद्भुत स्त्री की ओर देखकर दारोगाजी ने कैदी को छोड़ देने के लिए कहा। तांगे पर बैठकर प्रतिमा ने राजीव से कहा, पूरा प्लाट तुम्हारी चिट्ठी पर तैयार किया। तुमने लिखा भी खूब था। सिर्फ मेहताब के लिए रिसर्च करते कुछ देर लगी थी, यानी जितनी देर इस तांगे वाले से बातचीत करने में लगेगी। यह रिसर्च सच हो सकता है। 5 थानेदार साहब ने लिखा, जान पड़ता है यह कोई क्रांतिकारी था। बम लिए जा रहा था। एकाएक बम के धड़ाके से काम आ गया है।
डॉक्टर की परीक्षा में जख्मों के भीतर से शीशे के कुछ नुकीले टुकड़े भी मिले।